तो भारत पाकिस्तान के बीच फिलहाल स्थितियां जो है वो सामान्य नहीं है, लेकिन इस बीच भारत ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए कांग्रेस नेता गोपाल जी जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की ओर से लगातार भारत पर जो है वो ड्रोन से हमले किए जा रहे थे। भारत उस दौरान लगातार डिफेंस मोड में था, लेकिन लगातार हो रहे इस ड्रोन के हमलों का देर रात भारत ने जो जवाब दिया और पाकिस्तान के 4 एयरबेस पे माफ करिएगा पाकिस्तान पर जो चौतरफा हमला भारत ने किया है उसका खामियाजा साफ तौर पर पाकिस्तान में नजर आया और इसको लेकर के उन लोगों ने जानकारी भी दी। क्या कहिएगा गोपाल जी? देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे आपको कि जो भी पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी तबाही और अपने अंत क्यों जा रहे हैं। भारत अब उस मुद्रा में नहीं है कि वो हमारे 4 मारेंगे तो हम चुप रहेंगे। अब 4 मारेंगे 400 मारने का काम भारत द्वारा होगा। और पाकिस्तान जो घटनाएं जो भी कर रहा है वो भारत को उकसा रहा है, और अगर पाकिस्तान इसे पास नहीं आता है तो लगातार अगर पाकिस्तान अपनी कार्रवाई जैसे कर वैसे करते रहेगा तो अब बड़े स्तर पे कार्रवाई होगी। अब देखिए, अभी आपको पता होगा थल सेना भारत का जो है वो भी अब कार्रवाई की मुद्रा में आ गई है। बहुत जल्दी ये भी आपको मिलेगा कि थल सेना पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को उनकी औकात दिखाने का काम करेगी। गोपाल जी, हमारे साथ इस वक्त भैरव सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भैरव जी, लगातार पाकिस्तान जो है वो भारत पर ड्रोन हमले कर रहा है और सबसे बड़ी बात ये है कि रात के अंधेरे में ये हमले जो है वो ज़्यादा शुरू हो जाते हैं, लेकिन भारत ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए 4 एयरबेस को जो है वो कल तबाह किया है। क्या कहिएगा भारत की इस उपलब्धि पर? देखिए, भारत का जो अस्तित्व रहा है वह और भारत का जो इतिहास रहा है वह केवल और केवल युद्ध का ही रहा है। हमारे जितने भी त्योहार है, सनातन धर्म में मनाए जाने वाले जितने त्योहार, चाहे वह दशहरा हो, चाहे वह दीपावली हो, चाहे वह होली हो, सभी युद्ध के उपरांत विजय के ही त्योहार है। तो हम भारत का इतिहास ही युद्ध रहा है और युद्ध के माध्यम से ही शांति का हम लोगों ने जो है स्थापना किया है। जैसे कि हमें आधे मंत्र से हम लोग आधे मंत्र के अंदर जो है डाल दिया गया कि अहिंसा परमो धर्म, परंतु जो पूरा मंत्र होता है वो होता है अहिंसा परमो धर्म हिंसा। अहिंसा को स्थापित करने के लिए हिंसा करना पड़ता है, वो हमारे हैं। और ये देखिएगा, जब आपके घर में घुस करके कोई आपके परिवार की हत्या करता है, हमारे देश में घुसकर हमारे परिवार की हत्या की गई है, क्योंकि हम लोग वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, सब एक परिवार है हम लोग। और जिस प्रकार हमारे 26 माताओं बहनों के सिंदूर को उजाड़ दिया गया उनका धर्म पूछ करके, तो इस प्रकार का कार्रवाई तो आवश्यक ही था। और जो आप उपलब्धि की बात कर रहे हैं तो ये तो बहुत छोटी सी उपलब्धि है। भारत अगर चाहे तो पाकिस्तान को रातों रात अपने नक्शे से मिटा सकता है और वहां के आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह पाषाण काल में चली जाएंगी और फिर से जो है पत्थर से आग जलाने का काम करेंगी। इस प्रकार की स्थिति में लाने का अगर कोई दम रखता है तो भारत रखता है पाकिस्तान को इस प्रकार की परिस्थिति में लाने का। तो भारत की सैन्य क्षमता, भारत की जल सेना, भारत की थल सेना, भारत की वायु सेना सब अपने आप में एक अलौकिक जो है दृष्टिकोण रखते हैं और साहस और बलिदान और पराक्रम के उदाहरण अगर कोई है तो भारत की सेनाएं हैं। तो इसलिए जो आप ये छोटी सी उपलब्धि के बारे में बात कर रहे हैं, इसे बहुत छोटी सी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि भारत बहुत ही ज्यादा सक्षम। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा भैरव जी। गोपाल जी, एक सवाल चूंकि आपसे रहेगा, भारत लगातार ये कह रहा है कि हमारा ये युद्ध पाकिस्तान के साथ नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई है और इसी के तहत ऑपरेशन सिंदूर को भी अंजाम दिया गया था। लेकिन पाकिस्तान अब लगातार जो है वो भारत के जो आम नागरिक है उन्हें निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। देर रात तक कर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है ताकि आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। गनीमत यह है कि भारत का सुदर्शन चक्र जो है वो लोगों की रक्षा कर रहा है, लेकिन बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना कितना सही है? भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। गोपाल जी,
देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि भारत ने जो ये लड़ाई शुरू की थी, ये आतंकवादियों के खिलाफ शुरू की थी। भारत लगातार ये विश्व पटल पर आरोप लगाता रहा कि पाकिस्तान जो सरजमी है, हमेशा वो आतंकवादियों के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा, पाकिस्तान के द्वारा समर्थित है। जो आतंकवाद भारत में हो रहा है वो पाकिस्तान में समर्थित है। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान ने खुल के मानने का काम किया है। जब भारत ने कहा कि हमारा जो हमला है केवल उन जगहों पर होगा जहां आतंकवादी का बेस कैंप है, जहां आतंकवादी जहां से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने उसके विरोध में जवाबी कार्रवाई करने का काम किया। उन्होंने ये पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवादी राष्ट्र है और वो आतंकवादियों के साथ में खड़ा है। तो अब मैं कहता हूं भारत सरकार से कि अब हमें इस पे कोताही करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को अब उसी की भाषा में जवाब देने की जरूरत है, क्योंकि देखिए, भारत ने स्टार्टिंग से ही कहा था कि आतंकवादियों के खिलाफ हमला पाकिस्तान से हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है कि वो आतंकवादी राष्ट्र है, वो आतंकवादी के साथ खड़ा है, तो जो भी भारत के खिलाफ खड़े आतंकवादियों को साथ देगा, उनका भी यही असर होगा जो आतंकवादियों का हुआ है। मैं तो सरकार से यही कहूंगा कि अब जो कार्रवाई है उसका स्तर बढ़ाने की जरूरत है, और ये जो थोड़ी बहुत कार्रवाई से पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। बड़ी कार्रवाई हो ताकि पाकिस्तान भारत की ओर एक रॉकेट दागने का भी हिम्मत न कर सके। जी भैरव जी, आपसे एक सवाल रहेगा, चूंकि जो सवाल मैंने उनसे किया कि भारत बार बार शुरू से कहता आया है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान बार बार हमारे रिहायशी इलाकों पर हमला करेगा, निर्दोष लोगों को मारने की कोशिश करेगा, तो फिर भारत को उस पर एक्शन लेना ही पड़ेगा। और यही वजह है कि देर रात भारत ने पाकिस्तान के 4 जगहों पर जो है वो उनके एयर बेस को जो है वो निशाना बनाया और उसे खत्म किया, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पुष्टि की गई है। कैसे आप इसे देखते हैं? और दूसरी बात यह है कि जब भी इस तरीके के हालात बनते हैं तो भारत की ओर से कई कड़े कदम उठाए गए हैं, जैसे कि इंडिगो फ्लाइट्स रद्द की गई है, श्रीनगर हो या अमृतसर हो, सभी की फ्लाइट्स रद्द कर दी गई है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया है। इन सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक मेरी सूचना है कि पाकिस्तान में भी बहुत सारे फ्लाइटों को रद्द कर दिया गया है, और हम लोग सफाई देने का हम लोग प्रयास क्यों करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बार बार इस प्रकार का सफाई क्यों मांग रहे हैं हम लोगों से? हमारा देश हम सफाई नहीं देगा। हम बार बार की हम लोग जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, केवल आतंकवादियों को मारे, आतंकवादियों का ठिकाना है, केवल उन्हीं को मारेंगे। हम आतंकवादी पकड़ पकड़ के मारते रहे और वो हमारे देश के आम जनता को मारते रहे, और हम बोले नहीं भैया हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम केवल आतंकवादियों को मारेंगे, आप हमारी देश की जनता को मारते रहिए। अरे इसका मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए जो कि भारतीय सेना दे रही है। अगर हमारे देश की एक भी जनता पे एक भी चाहता है, वो जब आए थे तो हमारे देश में आकर के किनको मारा था उन्होंने? पहलगाम का जो घटना था, किसी देश के सैनिक को मारा था, किसी पुलिस वाले को मारा था, आम जनता को मारा था, और उसका बदला हम लोगों ने आतंकवादी ठिकानों को तबाह करके ले लिया। परंतु जब पुनः आम जनता पर आक्रमण हो रहा है, आप खुद कह रही है कि रिहायशी इलाकों में स्विमिंग करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ड्रोन के माध्यम से, और जो है उसको तबाह करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि आम आदमी लोगों का जान जाए, आम लोगों का नुकसान हो, देश के नागरिकों को नुकसान हो। वो तो मैं नमन करता हूं हमारे देश के जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है, एंटी एयरक्राफ्ट जो मशीन्स है, जो सुदर्शन चक्र है, वही सुदर्शन चक्र जो भगवान परशुराम ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण को दिया था, वही सुदर्शन चक्र का प्रयोग करके हम लोगों ने उनके आक्रमण को नाकाम किया। परंतु बार बार सफाई ना दे, आतंकवाद से लड़ाई था, लेकिन अब डायरेक्ट लड़ाई जो है वह हो गया है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। डायरेक्ट लड़ाई पाकिस्तान से हो गया हम लोग का शुरू। अब ये लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी, और ये लड़ाई का जो निष्कर्ष निकलेगा वह यही निकलेगा, मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि पाकिस्तान अपने विश्व के से गायब हो जाएगा, और इसको आने वाले समय में पाषाण काल में चला जाएगा। मैं पकड़ के इस बात को बोल रहा हूं। बिल्कुल, एक सवाल आपसे रहेगा भैरव जी, कल महबूबा मुफ्ती का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था जहां पर वो रोती हुई नजर आई थी, और दोनों ही देशों से उन्होंने जो है वो शांति और युद्ध पर विराम लगाने की अपील की थी। उस बीच सवाल ये भी उठे कि जिस वक्त ये जो पूरी घटना हुई थी, पहलगाम की घटना हुई थी, उस वक्त महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने जो है कश्मीरी लोगों के साथ कैंडल मार्च में भी शामिल हुई थी। लेकिन कल रोते हुए उन्होंने शांति का एक तरीके से अपील की है। उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं भैरव जी? नहीं, देखिए, मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ महबूबा मुफ्ती के। अब मैं जी नहीं बोलूंगा, एकदम नहीं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। वो
इज्जत पाने की हकदार नहीं है वो महिला। महबूबा मुफ्ती रहेंगी, उनके जो नाजायज औलादे हैं वही तो मर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की नाजायज औलादे वहां पर जाकर के और जो है मर रहे हैं आज, इसीलिए अपने औलादों को लेकर के में बहुत ज्यादा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, पूरा विश्व इस बात को जान चुका है, भारतवर्ष में मोर देन 5 लाख वुमेन्स, 5 लाख से ज्यादा महिलाओं का जो विवाह है वो पाकिस्तान के साथ हुआ है और वो रह रहे हैं हिंदुस्तान में। भारत सरकार के दिए गए जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा रही है, बच्चे उनके जन्म रहे, बच्चे उनके भारत में पढ़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर इंजीनियर, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपसे और गोपाल जी से मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या जिनका बाप पाकिस्तानी है क्या उनके बेटे इस देश के हो सकते हैं? 5 लाख महिलाओं के बहुत सारे मोर देन 60% तो महिलाएं नानी दादी बन चुकी है। अगर 1 पर 5 का भी हम लोग जन्म पकड़ते हैं कि एक महिला ने 4-5 बच्चों को जन्म दिया होगा, जो कि स्वाभाविक है, इन लोगों में होता है कि 3-3, 4-4 बच्चे पैदा करना कहते हैं अल्लाह की देन है। तो 5 बच्चे अगर एक ना दे तो 5 बच्चा 25 लाख ऐसे लोग भारतवर्ष में जन्मे हैं जिनके बाप पाकिस्तानी है। क्या अपने बाप का वो समर्थन करेंगे या अपने देश का समर्थन करेंगे? वही काम महबूबा मुफ्ती ने किया है, क्योंकि उनके बच्चे वहां मारे जा रहे हैं, उनके नाजायज औलादें वहां मारी जा रही हैं। गोपाल जी, भैरव जी ने एक सवाल किया है, उसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन मेरा गोपाल जी एक सवाल रहेगा आपसे। जिस वक्त पहलगाम की घटना हुई थी और उस वक्त कुछ मीडिया चैनल्स ने महबूबा मुफ्ती से एक सवाल किया था कि धर्म पूछकर लोगों को मारा जा रहा है, तो उन्होंने काफ़ी रूड तरीके से जवाब दिया था कि आप ये सवाल मुझसे ना करिए, आतंकवादियों से जाकर कहिए जिन्होंने ये किया है। लेकिन ये हर एक पीड़िता ने कहा है और कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, रोती हुई नजर आई, आंसुओं को पोंछती हुई नजर आई सभी के सामने। कई लोगों ने सराहा है जो पाकिस्तान के हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर बड़े स्तर पर ट्रोल भी हुई है, शांति का आलाप करती नजर आई है इस बीच, उसे आप कैसे देखते हैं गोपाल जी? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो जंग हो रहा है ये भारत के नागरिकों सम्मान के लिए, हमारे माता बहनों के सिंदूर सम्मान के लिए जंग हो रहा है। ये भारत के संप्रभुता और एकता का जंग है। इसमें कोई भी राजनीति करना बहुत ही तुच्छ बात है। और अगर मैं आपको कहना चाहूंगा, जो भी लोग इस पर सुनाई नहीं दे रहा, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही गोपाल जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। गोपाल जी आपकी आवाज़ जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही है। भैरव जी, मैं चाहूँगी कि ये सवाल जो मैंने गोपाल जी से किया था इसका जवाब एक बार आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि जब उनसे ये सवाल किया गया था, हालांकि ये वक्त नहीं है इन सवालों का, लेकिन कल जब उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, रोती हुई नजर आई, तो उसके बाद से सभी के जहन में ये सवाल है कि आखिर इस बीच शांति का आलाप वो क्यों कर रही हैं? देखिए, मैंने कहा ना कि आग्रह नहीं अब रण होगा, अब जीवन जय या मरण होगा। यह समय युद्ध का है, यह समय विलय का नहीं है। मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि वो अपने बच्चों को बचाना चाहती है। वह जानती है कि भारत की शक्ति क्या है। ये वही कश्मीर की महबूबा मुफ्ती है। जब इनका राज चलता था तो वहां के सैकड़ों हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं को और जो है नरसंहार या तो जान से मार दिया गया था, वहां के माताओं बहनों का बलात्कार कर लिया गया था और या तो वहां से भगा दिया गया था मारपीट करके। उस समय उनके मुंह से चू तक नहीं निकली थी। जब वहां नरसंहार हो रहा था हिंदुओं का, तब ये आतंकवादियों के साथ स्थानीय और जो है जिहादियों के साथ खड़ी थी। और आज जब भारत पाकिस्तान में घुस करके मार रहा है तो उनके आंख से आंसू निकल रहे हैं। ये दोगले लोग हैं, ये घृणित मानसिकता वाले लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं, ये भारत देश के दुश्मन है। और मैं उनकी तुलना साक्षात मैं अगर करना चाहूंगा तो मैं उस पूतना से करना चाहूंगा जो भगवान कृष्ण को अपने छाती से लगा करके दूध पिला करके मारना चाहती है। इस प्रकार की वो पूतना है और उनके मन में केवल और केवल अगर प्रेम है तो आतंकवादियों के प्रति है, केवल और केवल समर्पण है तो देश विरोधियों के प्रति समर्पण है। देश से उनको कोई भी प्यार नहीं है, इसीलिए वो रो रही है।
बिल्कुल गोपाल जी, मैं चाहूंगी कि आप एक बार फिर से जवाब दीजिए, चूंकि आपकी आवाज स्पष्ट तरीके से नहीं आ रही थी दर्शकों को। चलिए, गोपाल जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। भैरव जी, कल जो है वो कृषि मंत्री ने भी बैठक की अनाज की स्थितियों को लेकर के, स्वास्थ्य मंत्री ने भी बैठक की, यानी कि अगर आने वाले दिनों में युद्ध की घोषणा होती है, हालांकि युद्ध की स्थितियां अभी बनी हुई है, लेकिन युद्ध की घोषणा जो है उसकी प्रक्रिया एक लंबी होती है, राष्ट्रपति को भी इसकी जानकारी देनी पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो किस तरीके से भारत की तैयारी है, इसे लेकर के आप क्या दर्शकों को देना चाहिएगा जानकारी? देखिए, मैं जहां तक जानता हूं, हमारे एक समय था, मैं आपके बात पे आ रहा हूं, एक समय था जब इस प्रकार की घटना होती थी, कसाव आता था, मुंबई में बम ब्लास्ट हो जाता था और होटल ताज में सैकड़ों लोगों की हत्या कर दी जाती थी और अक्षरधाम मंदिर में घुस करके आतंकवादी जो है कई लोगों के प्राण ले लेते थे, कई सैनिक शहीद हो जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि रोड में मोमबत्तियां लेकर के लोग निकलते थे, शांति मार्च लेकर के निकलते थे और नेताओं का स्टेटमेंट क्या आता था, मैं कई शब्दों में इसका निंदा करता हूं। समय अब परिवर्तित हो चुका है, समय बदल चुका है, अब कई शब्दों में निंदा नहीं होती, कड़े कड़े हाथों से गोलियां और बंदूक और बम चलाए जाते हैं अपने देश विरोधी ताकतों के ऊपर और आतंकवादियों और पाकिस्तानियों के ऊपर। अगर आपने कहा कि कृषि मंत्री जी के द्वारा गई है अनाज के विषय को लेकर के, बहुत सारे जितने भी संसाधन है जिनके माध्यम से व्यक्ति को जीवन चलाने में सहायता मिलती है, इन सभी क्षेत्रों में बैठकें शुरू हो गई है। अगर युद्ध का स्थिति गंभीर चाहता हो, गंभीर हो, तो अभी भारत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भारत एक समृद्धशाली देश है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति अपने राष्ट्र, देश और धर्म के प्रति समर्पित है। प्रत्येक व्यक्ति में उन पाकिस्तानियों के और जो 25 लाख औलादे हैं उनको छोड़ करके, और जो वंदे मातरम और भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान के औलादों को छोड़ करके मैं बोल रहा हूं कि उन लोगों को छोड़ करके प्रत्येक व्यक्ति अपने देश और धर्म के प्रति समर्पित है। भगवान न करे इस प्रकार की स्थितियां अगर आती भी है तो आप भूल रहे हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, जो इतने पूरे विश्व का चक्कर लगा रहे हैं, कभी वो रशिया जा रहे हैं, कभी वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, सभी देशों में अगर वो घूम रहे हैं, तो इसका एक कारण है कि वो सभी देशों से अपनी जो है मित्रता, भारत की शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। और अगर इस प्रकार की स्थिति आती है, भगवान न करे कि कभी आए, लेकिन अगर आती है, तो देश जिन्होंने कहा है कि इंडिया इज माई गुड फ्रेंड एंड आई लव इंडियन पीपल, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जिन जिन देश के प्रधानमंत्री और जिन जिन देश के राष्ट्रपति हैं, वो समस्त देश आज भारत के साथ खड़े हैं। चाहे हमें अनाज की आवश्यकता पड़े, चाहे और हथियार की आवश्यकता पड़े, वो सारे देश हम लोगों के साथ खड़े हैं। हमें विश्वास है वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा भारतवर्ष ने पूरे विश्व को दिया है, उसको साक्षात सामने से देखने का अगर मौका मिला है, कभी मिला है हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। बिल्कुल, इस वक्त एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। मैं पीसीआर में मौजूद लोगों से चाहूंगी कि वो वीडियो हमारे टीवी स्क्रीन पर चलाएं, ताकि हमारे मेहमान भी उस वीडियो को देखें कि किस तरीके से अखनूर क्षेत्र के सामने पाकिस्तान के सियालकोट जिले के लूनी में आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे और साथ ही हमारे दोनों मेहमानों को भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से आतंकवादी लॉन्च पैड को बीएसएफ ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। यानी कि ये जो लड़ाई है भारत की, भारत ने बार बार कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भी आतंकवादी लॉन्च पैड को ही जो है वो नुकसान पहुंचाया गया था। पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की भारत की मंशा नहीं थी और इसको लेकर के ही भारत ने एक लंबा वक्त लिया था। यानी कि पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिन के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है। यानी कि हर एक बिंदु पर बारीकियों के साथ सर्च करने के बाद ही जो है सेना ने ये बड़ा कदम उठाया था। लेकिन पाकिस्तान लगातार इसे जो है अलग एंगल देने की कोशिश कर रहा है। गोपाल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोपाल जी, डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान कल सामने आया और उन्होंने दोनों ही देशों से शांति की अपील की। डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि उन्होंने एक बार पहले भी कहा था कि पाकिस्तान के साथ भी मेरी अच्छी मित्रता है और भारत के साथ भी अच्छी मित्रता है। डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी? गोपाल जी, देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि
जो अमेरिका का जो ये बयान है वो एक सधा हुआ बयान है, वो राजनीतिक बयान है। उन्होंने क्या है, शांति की अपील की है। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि भारत ने ये हमला कर गलत किया या फिर पाकिस्तान जो वो कुछ कह नहीं रहा है। तो मैं उसे दूसरे रूप में लेता हूँ, उससे हम लोगों को उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें अपने ध्यान सिर्फ पाकिस्तान पे देना है। आज विश्व चुपचाप शांति से खड़ा है, आज भारत को देख रहा है, बस वो देखने की स्थिति में, बोलने की स्थिति में नहीं है। तो आज हमें जरूरत है कि अब जब हमें मौका मिला है तो पाकिस्तान का सब जो पूरा काम है वो खत्म कर दिया जाए। ये बार बार झमेला रहे नहीं, हर बार छोटा मोटा घटना होती रहती है, इसलिए इस पर ऐसा सबक दिया जाए कि पाकिस्तान दोबारा करने का हिम्मत ना करे। और जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, तो उन्होंने भारत का कहीं कोई विरोध नहीं किया, उन्होंने शांति की अपील की। शांति 10 दिन बाद भी हो सकता है, पहले पाकिस्तान को उनका औकात दिखा दिया जाए और जो उनका जो हमला था उनका जवाब मिलना चाहिए। और जो मेरे काबिल साथी भाजपा के जो प्रवक्ता है वो बार बार जो कह रहे हैं मोदी जी मोदी जी, मैंने पिछले 8 घंटे में आपके मुंह से एक बार भी भारतीय सेना या फिर उनके जो एक्शन उनके बारे में नहीं सुना। मैं ये पूछता हूँ कि आखिर आप केवल मोदी जी और केवल अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री हमें भी गर्व है, लेकिन अभी जरूरत है कि हमें इन चीजों से बाहर निकल के जो भारतीय सेना, जो हमारे सेना के जवान है, जो अपनी जान की दांव लगाए हुए हैं, जान को दांव पे लगा के पाकिस्तान में जा रहे हैं। और आप भी जानते हैं पाकिस्तान में जाने के बाद उनके जान पे कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि वो लगातार फ्रंट लाइन में खड़े होकर गोली चला रहे हैं, फ्रंट लाइन में खड़े होकर जा रहे हैं पाकिस्तान तक। हम पूछते हैं उनका भी तारीफ करने की जरूरत है, उन्हें भी हमें शाबाशी देने की जरूरत है और हमें भारतीय सेना के साथ खड़े होने की जरूरत है। हमें ये कांग्रेस ने किया, ये भाजपा ने किया, ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर बोलने पे मैं भी आऊं तो 70 सालों में ऐसा नहीं है कि आज जो भी आपके फौज का डेवलपमेंट 10 सालों में हुआ है बस यही है। 70 सालों में जो भी हुआ है उनका सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए, आपको मैंने सुना था। भैरव जी सुन लीजिए, उसके बाद आपको मौका देंगे। 70 सालों में जो भी हुआ आज उसका परिणाम है कि आज जो छोटा जो नन्हा सा भारत था जितना बड़ा हो गया है। मैं बात करता हूँ कि आप ये पाकिस्तान की बात करते हैं, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर हमला किया था, आप खुद देख लीजिए, पाकिस्तान का 2 टुकड़ा हो गया था, पाकिस्तान 2 टुकड़ा करके पाकिस्तान को कमजोर करने का काम किया गया था। और मैं सेम चीज मोदी से भी चाहता हूँ कि मोदी जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार आप भी पाकिस्तान को ऐसा छोड़ दीजिए कि अगला 25-30 साल तक तो वो खड़ा होने का हिम्मत क्या कर सके। और देखिए भारत में जो भी प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे हो चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, भारत में कोई प्रधानमंत्री हो, सबका योगदान बराबर है। और हाँ, मोदी जी जो इस बार जो काम किया वो तारीफ के काबिल है, लेकिन उनसे ज्यादा तारीफ फौज का होना चाहिए, क्योंकि फौज के जो लोग हैं उन्होंने अपना जान को दाव पे लगा के ये पाकिस्तान में घुसने का काम किया था। उनका तारीफ हो, साथ में मोदी जी का भी तारीफ हो। केवल एक ही आदमी तारीफ करने से नहीं चलेगा महोदय। मैं चाहूंगा कि आप पार्टी देखिए, मैं भी पार्टी से आता हूँ, फिर भी मैं भाजपा की तारीफ कर रहा हूँ, मैं आपके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं भी तारीफ कर रहा हूँ कि मोदी जी जो किया वो अभूतपूर्व, आज विश्व चुपचाप बस देखने की मुद्रा में, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है। आज आप ही देखिए कि कोई भी देश, चाहे जितना तुर्की है, चाहे जो भी मुस्लिम राष्ट्र है, कोई आज बोल नहीं पा रहा है। तो ये हमारी जीत है, भारत की जीत है। लेकिन इस पर हम लोग ये बोले कि सिर्फ मोदी जी नहीं, ये बल्कि पूरे भारत की, पूरी भारतीय सेना अब मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए गोपाल जी, ठीक है गोपाल जी, आप एक हिंदुस्तानी हैं और देश के सेना के साथ खड़े हैं, मैं भी खड़ा हूं, मैं आपको भी नव प्रणाम करता हूं। आपके देशभक्ति पे मैं कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहता हूं, लेकिन आपने जो एक बात बोला कि जितने भी प्रधानमंत्री हुए सबका बराबर सहयोग रहा है, बराबर समर्पण रहा है, इस बात को मैं काटता हूं। आप जाकर के जो भारतीय सैनिक बॉर्डर पे खड़े हैं उनसे जाकर के पूछिए कि इससे पहले की जो सरकार, उस समय वो क्या करते थे? अंधाधुंध फटता और सेना करते थे दिल्ली में कि भैया सामने जो गोलियां चलाई जा रही है, हम लोग गोली चलाए कि नहीं चलाए? और यहाँ पर बोला जाता था दिल्ली के हेडक्वार्टर से कि मैं पूछ करके बताता हूँ। 5 घंटे बाद उनको जवाब दिया जाता था कि अगर उन लोगों ने 200 गोलियां चलाई है तो 4 गोली आप भी चला सकते हैं। आज ये स्थिति है कि भारतीय सेना भारत माता की जय करके अगर सामने चलती है तो 1 लाख गोली चलाने का अगर किसी ने छूट दिया है तो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, इसलिए मैं उनका नाम ले रहा हूँ। मैं कोई, आप होंगे बीजेपी और आपके परिवार हो सकते बीजेपी समर्थक होंगे, मैं कोई पार्टी का समर्थक नहीं हूँ। भैरव सिंह केवल कौन देश का समर्थक है, अपने सैनिकों का समर्थक है। और अगर यह सिर्फ झुकता है अपने माता पिता के अलावा तो किसी नेता के सामने नहीं, तो देश के सैनिकों के चरणों में झुकता है। समझे? मैं बीजेपी कार्यकर्ता नहीं हूं, मैं खुल करके बोल रहा हूं आपको। लेकिन जो छूट हमारे सैनिकों को हमारे प्रधानमंत्री ने दी, मैं इसलिए उनकी तारीफ कर रहा हूं और करता रहूंगा। हमारे देश के सैनिक वही सैनिक है जो युद्ध में लड़ रहे हैं, रातों रात कितने हमारे सैनिक जो है बलिदान हो गए, अपना जीवन समर्पित कर दिया। और हम क्या करेंगे? बैठ के टीवी में डिबेट करेंगे, यही हमारी औकात है। हमें भी क्षमता है, लेकिन हम लोग जो है कानून का सम्मान करने वाले, संविधान का सम्मान करने वाले हैं। लेकिन हृदय में आग इतनी लगी है कि अपने भारतीय सैनिकों के साथ सीमा में खड़ा होकर के और जो पाकिस्तानियों को उनके मां की छठी का दूध अगर याद नहीं दिला दिए तो हम लोगों का भी नाम भारत
मैं सेना के साथ खड़ा हूं, लेकिन मैं आपकी एक बात को जरूर काटूंगा कि सभी प्रधानमंत्रियों का बराबर सहयोग रहा है। वो इसके पहले के जो प्रधानमंत्री थे उस समय कितने आक्रमण हुआ भारतवर्ष में, चाहे अक्षरधाम मंदिर हो, चाहे भारत क्या में, चाहे ताज होटल में जो है कसाब के द्वारा उसके साथियों के द्वारा ताज होटल पीटर ने कई क्षेत्रों में लोगों को हत्या कर दी गई। उसके बाद कितने सैनिक और जो है घुस करके जो है मारने में कितने सैनिक जो है पाकिस्तान में घुस करके मारे, इसलिए नहीं मान पाए कि उनके हाथ बंधे हुए थे। सैनिकों का हाथ खोलने का जिन्होंने काम किया है उनको मैं नाम लूंगा, उनका बड़ाई करूंगा। मैं फिर से नाम दे रहा हूं, मैं कोई बीजेपी नहीं हूं, मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, अपने सैनिकों के साथ खड़ा हूं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश का एक एक सैनिक, चाहे वह जल सेना हो, चाहे वह थल सेना हो, चाहे वह वायु सेना हो, भैया जी ने स्पष्ट कर दिया है अपनी बातों को गोपाल जी की उनका कहने का तात्पर्य क्या था और किस वजह से उन्होंने पीएम मोदी की लगातार सराहना की है। लेकिन एक सवाल गोपाल जी आपसे ये रहेगा, चूंकि आपने एक 71 के युद्ध का जिक्र किया और आपने कहा कि उस वक्त पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया। अभी जो फिलहाल हालात बने हुए हैं देश में, अभी ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान फिर अगर युद्ध होता है तो 2 टुकड़ों में विभाजित होगा और बलूचिस्तान जहां से लगातार पाकिस्तान का विरोध हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि भारत पाकिस्तान के इस युद्ध में बलूचिस्तान को जो है वो आजादी मिल जाएगी। फिलहाल जो स्थितियां बनी हुई है उसे देखकर भी ऐसा ही लग रहा है, क्या कहिएगा गोपाल जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही चाहूंगा कि हमारे महोदय अभी तक जो गलत ट्रैक पे जा रहे थे अभी सही ट्रैक पे आ गए। मैं भी यही चाहता हूं कि आज पूरा भारत इसी ट्रैक पे रहे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पार्टी का ना हो, कोई भी हो, वो केवल एक ट्रैक पे रहे कि हमारे सेना सरहद पे जंग लड़ रही है। बिल्कुल, और हमें बिल्कुल वही ट्रैक पे है। देश हित ही फिलहाल सर्वोपरि है, क्योंकि हर एक भारतीय आज एकजुट है, यही सबसे बड़ी बात है। मैं शुरू से उसी ट्रैक पे हूँ, आपको समझने में थोड़ी गलती हो गई हो, मैं शुरू से उसी ट्रैक पे। मुझे समझने में गलती नहीं हुई। ठीक है गोपाल जी, मैंने भी कह दिया है कि सभी लोग एक ही ट्रैक पर हैं। अभी मैंने जो सवाल किया है मैं चाहूंगी उसका जवाब जरूर आप दीजिए कि क्या भारत पाकिस्तान के युद्ध जी। अच्छा, आपको मैंने सुना ना, मुझे बोलने का मौका दिया, आपको बोलने का मौका मिलेगा इसके बाद। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपको 71 में जब इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़ने का काम किया था, उस समय क्या सेना को छूट नहीं मिली थी? उस समय अरे महोदय सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा, बोलने से क्या हो जाएगा बीच में। उस समय का सेना को छूट नहीं मिली थी, जाओ इस्लामाबाद तो घुस जाओ। अगर सेना को छूट नहीं मिली तो फ्री हैंड नहीं मिला होता तो कैसे वहां घुस गया होता? पहला चीज। दूसरा, आप आरोप लगाते हैं कि 14 के बाद, इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी आप ही के प्रधानमंत्री थे ना, आपकी पार्टी के थे, आप क्या उनका विरोध कर रहे हो क्या? ऐसा है भाई, देखो ऐसा है, आज प्रधानमंत्री जी भले कर रहे हैं लेकिन देश उन स्थिति से गुजरा है जब भारत में खाने की तंगी थी। आप याद कर लीजिए लाल बहादुर शास्त्री जी के समय, उस समय भारत में जब अमेरिका ने गेहूं भेजना बंद कर दिया था तो उन्होंने देश से आह्वान किया था कि पूरे भारत है एक दिन फास्टिंग करे, क्यों? हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त गेहूं नहीं था। तो ऐसा है, हर एक प्रधानमंत्री का अपना योगदान है और मैं मोदी जी की तारीफ करता हूँ कि पाकिस्तान के मसले पे जो उन्होंने खुल के काम किया, इससे भारत के इतिहास में हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है। और मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि इंदिरा गांधी जी के इतिहास को दोहराते हुए फिर से इस बार देखिए, बलूचिस्तान में क्या है, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है पाकिस्तान के खिलाफ बहुत पहले से जंग लड़ रही है। और मैं चाहूंगा कि इस बार मोदी जी क्या है कि पाकिस्तान को फिर से 2 टुकड़ा में काम करे, तोड़ने का काम करे, ताकि पाकिस्तान का जो मसला है हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि भारत को अब क्या दुनिया से आग दिखाने की जरूरत है, दुनिया को आग दिखाने की हमारे बगल में चाइना है, आगे बढ़ रहा है, और भी देश जो हमारे साथ में कंपटीशन कर रहा है, हमें जरूरत है कि उनसे हम कंपटीशन करें और दुनिया से रेस लगाएं। ये बच्चे से रेस लगा के हम अपने बड़ा साबित नहीं करना चाहते हैं। इस बच्चे का जो मन बढ़ा हुआ है इसको एक बार में कहानी खत्म किया है, इस बार तोड़ के इतना कमजोर कर दिया जाए कि दोबारा ये बच्चा भारत की ओर आगे बढ़ने का हिम्मत कर ही ना सके। क्योंकि देखिए, हमारा लक्ष्य अमेरिका होना चाहिए, हमारा पाकिस्तान नहीं, हमारा लक्ष्य चाइना होना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले समय में चीन जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है वो पाकिस्तान नहीं बल्कि वो अमेरिका का सिरदर्द बना हुआ है। तो हम क्यों पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? हमारा सिरदर्द चीन होना चाहिए, हमारा सिरदर्द अमेरिका होना चाहिए। आज आप देखते हैं कि किस तरह अमेरिका सैंक्शन पे सैंक्शन लगाता है रशिया के ऊपर में, तो हमें उन पे ध्यान देने की जरूरत है। और मैं मोदी से यही कहूंगा, जल्दी से युद्ध का निपटारा कीजिए और दोबारा विकास की जो गाड़ी उसको पटरी में लाने का काम कीजिए। क्योंकि देखिए, आपको पता होगा पिछले दिनों में चीन से जो कंपनियां हट रही है
पूरे विश्व में जो कंपनी हट रही है वो भारत में आने का काम कर रही है। आज भारत का जो इकोनॉमी बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि जो सोशल जो इकोनॉमिकल कारण जो हो रहा है, ग्लोबल इकोनॉमिकल कारण है, उस कारण से भारत का इकोनॉमी डेवलप हो रहा है। तो हमें फोकस वहां करने की जरूरत है। ये जो पाकिस्तान का जो मसला है, इसे ज्यादा नहीं 7-10 दिन में निपटा के खत्म किया जाए, और ज्यादा नहीं पाकिस्तान का टुकड़े में खत्म किया जाए। मैं जानता हूँ पाकिस्तान की, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान की जीडीपी है $372 बिलियन, $372 बिलियन। हमारे टाटा ग्रुप की जो ये जो टोटल वैल्यूएशन है वो $400 बिलियन है। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी तो हमारी कंपनी हो गई है। हमारी एक कंपनी जो टाटा कंपनी है वो पाकिस्तान की जीडीपी से बड़ी है। तो हम कहा ये बच्चे के मुंह लगने का काम कर रहे हैं। उन्हें केवल टुकड़ा कीजिए, तोड़िए और उनका औकात दिखाइए, खत्म कीजिए। और मैं तो कहता हूँ फुल फ्लेज इन्फ्लेशन होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर में। अब ये नहीं कि एयरफोर्स एक बार कर रही है, आर्मी एक बार कर रही नहीं। मैं चाहता हूँ कि देखिए हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, कैलकुलेशन करके फुल फ्लेज इन्फ्लेशन कीजिए और पाकिस्तान बलूचिस्तान को अलग कीजिए और कहानी खत्म कीजिए। कब तक ये हम झेलते रहेंगे कि 4 आतंकवादी आते हैं, हमारे 40 लोग को मारे चले जाते हैं? इतना हिम्मत कैसे हो रहा है ये चीज? अब खत्म किया जाए इस चीजों को। और जहां तक बात है कि आप बात कर रहे हैं पहले के प्रधानमंत्रियों की, जो भी कर रहे हैं, मैं बता दूं आपको, हर एक आदमी का बराबर योगदान है। अगर भारत में जिस समय बिल्कुल आजादी हुआ था उस बिल्कुल समय बिल्कुल आपने सही कहा गोपाल जी, और अभी इस डिस्कशन को अलग ट्रैक पे नहीं ले जाते हैं। भैरव जी, आपसे एक सवाल रहेगा, जो सवाल मैंने गोपाल जी से भी किया, कि भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस युद्ध के हालात में बलूचिस्तान खुद की आज़ादी का सपना देखना जो है वो शुरू कर दिया है। क्या लगता है, अगर ये युद्ध होता है तो बलूचिस्तान को आज़ादी मिलेगी? भैरव जी। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं गोपाल जी के जो बात है एकदम सही बोले। हमारे नानादा हमें बताते थे किस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब भारतवर्ष में अनाज की कमी हो गई थी तो आग्रह किया था प्रत्येक भारतीयों से कि ये समय का खाना जो है वो छोड़ने का, और हमारे परिवार ने भी इसको छोड़ा था। हमारे दादा और नाना जी इसी बात को बता करके हम लोगों को बड़ा किए हैं। मैं नमन करता हूँ लाल बहादुर शास्त्री जी को, और मुझे वो फोटो याद आ रहा है जब भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया था और उसके टैंक के ऊपर खड़े होकर के हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने मुस्कुराते हुए धोती और कुर्ते में फोटो खिंचाए थे, और वो फोटो को देखते हुए हम लोग बड़े हुए हैं। तो मैं उनको नमन करता हूं। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था कि ऐसे ऐसे भी प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके शासन काल में भारी संख्या में आम जनताओं का हत्या किया गया, बम चलाया गया, गोलियां चलाई गई, आतंकवाद को फैलाया गया। लेकिन उस समय हम लोग केवल मोमबत्ती जलाते थे और केवल हम लोग चिल्ला देते थे और कई शब्दों में निंदा करते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे प्रधानमंत्री हुए गोपाल जी, आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, सभी का कुछ ना कुछ योगदान रहा है, बहुत योगदान रहा है। लेकिन ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं कि जब भारतवर्ष में बड़ा आतंकवादी हमला हो गया तो केवल और केवल यूएनओ में और अमेरिका के पास जाकर के चिल्लाते थे और रोते थे कि पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, आतंकवादियों ने हम पे हमला कर दिया। तो जवाब नहीं देने वाले प्रधानमंत्री देश में होंगे। दूसरा, जहां तक बलूच लोगों की बात है, बलूचिस्तान की बात है, तो आपको ध्यान में होगा कि बलूच लोगों का इंडिया के प्रति उन लोगों के हृदय में समझ है। वो भारतीयों का विरोध नहीं करते हैं बलूच लोग और मैक्सिमम लोग। और इस बार मुझे पूरा विश्वास है बलूच जो है आजाद मुल्क होगा, क्योंकि उसने अपना प्रधानमंत्री तय कर लिया है, उसका अपना सैनिक है। और अभी कई एक वीडियो आपके चैनल पे भी मुझे देखने को मिले हैं जहां बलूच ने पाकिस्तान आर्मी की गाड़ियों को, जिसमें 10-10, 12-12 लोग थे, उसको जो है एंटी टैंक मिसाइल लगा, इस प्रकार का बहुत सारा वीडियो न्यूज चैनलों पर भी दिखाया गया है। तीसरा क्या है कि एक तरफ से तो भारत अपना काम कर ही रहा है बदला लेने का, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। दूसरे तरफ बलूच के लोग पाकिस्तान के नाकाम किए हुए हैं, और तीसरे तरफ अफगानिस्तान यानी कि तालिबानी लोग पाकिस्तान जख्म बने हुए हैं। तो पाकिस्तान पे 3 तरफा हमला हो रहा है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, चाहे उनका पर कैपिटा इनकम हो, चाहे उस देश की जीडीपी क्या है, पूरे विश्व का बच्चा बच्चा जानता है। इन्हें एकदम सही कहा। लेकिन क्या है कि, और ये बात का मैं समर्थन करता हूं कि त्वरित कार्रवाई करते हुए जल्द से जल्द युद्ध को जो है समाप्त कर देना चाहिए। पाकिस्तान को समाप्त करने के साथ साथ पूरा पाकिस्तान ही समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि याद रखिएगा कि कोई भी जो है कुत्ते के गर्भ से कभी शेर पैदा नहीं होता है, कुत्ते के बच्चे हमेशा पिल्ले ही रहते हैं। तो इसी प्रकार पाकिस्तान से भी अगर कोई निकल सकता है तो आम जनता नहीं, पाकिस्तान के पेट से अगर कोई जन्म ले सकता है तो केवल केवल आतंकवादी ही जन्म ले सकता है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बलूचिस्तान जो है एक आजाद मुल्क हो जाएगा, और इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो भारत का शीर्ष मुकुट कहा जिसको कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भी भारत का हिस्सा पुनः होने जा रहा है।
चलिए गोपाल जी, भैरव जी, आप दोनों का ही धन्यवाद। चूंकि इस वक्त विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग जो है वो अब शुरू होने वाली है, हालांकि उसका काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। मैं अपने पीसीआर को कहना चाहूँगी कि आप लोग विदेश मंत्रालय की पीसी जो है वो अब दर्शकों को दिखाइए। चूँकि कल किस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच स्थितियाँ रही, उसको लेकर के पूरी ब्रीफिंग जो है वो अब दर्शकों के सामने आने वाली है। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में भाग लेने के लिए। भैरव जी, आपका भी धन्यवाद और साथ ही गोपाल जी, आपका भी धन्यवाद। आप दोनों ने अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखा है। फिलहाल भारत जो है एकजुटता के साथ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरा देश आज एक है और एक स्वर में सेना के लिए दुआएं मांगते नजर आ रहा है। चूंकि आज बॉर्डर पर जो जवान खड़े हैं, आज उनकी सलामती बेहद ही जरूरी है। थोड़ी ही देर में ब्रीफिंग जो है वो शुरू होगी, वो तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस डिस्कशन में हम पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर के कुछ सवाल कर रहे थे, उससे जुड़ा एक रिपोर्ट हम दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे इस युद्ध में क्यों बलूचिस्तान खुद की आज़ादी का सपना देखने लगा है। देखिए ये रिपोर्ट। इतिहास अपने आप को दोहराता है। लगता है भारत पाकिस्तान के बीच भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। 1971 के पूर्वी पाकिस्तान वाली परिस्थितियां तो आजकल बन ही रही थी। पाकिस्तान ने जो आत्मघाती कदम उठाए हैं वो भी काफी कुछ उस दौर के जैसा ही है। गुरुवार की रात को भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके के हालात रहे, उसे देखकर बिल्कुल ऐसा ही लगता है। पाकिस्तानी ड्रोनों और मिसाइलों ने भारत के कई शहरों पर लगातार हमले किए। जिन लोगों को 1971 के युद्ध के पहले की घटनाओं की जानकारी होगी, उन्हें जरूर ऐसा लग रहा होगा कि इतिहास दोहराया जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरह की परिस्थितियां पैदा कर रहा है, उससे यही लगता है कि भारत 1971 की तरह पूर्ण पैमाने पर युद्ध शुरू कर सकता है। सवाल यह उठता है कि क्या पाकिस्तान एक बार फिर टूटने के लिए तैयार है। 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान के मुक्ति संग्राम और शरणार्थी संकट के कारण हुआ था, जो वर्तमान परिस्थितियों से थोड़ा बहुत ही अलग था। हालांकि आज दोनों देशों के पास परमाणु हथियार है जो पूर्ण युद्ध की संभावना को कम करते हैं, पर जिस तरह पाकिस्तान की तैयारी दिख रही है, उससे तो यही लगता है कि वह परमाणु बम का इस्तेमाल भी कर पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके मिसाइल और ड्रोन जिस तरह से भारत में आकर फुस हुए हैं, उसे देखकर तो कोई युद्ध विशेषज्ञ ऐसा ही कहेगा। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना का दमन, बंगाली मुक्ति संग्राम और भारत में 1 करोड़ शरणार्थियों का आना भारत के लिए युद्ध का बहाना था। पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान के तहत भारत के 11 हवाई अड्डों पर प्री एक्टिव हवाई हमले किए, जिसने युद्ध शुरू किया था। पाकिस्तान ने कुछ ऐसा ही गुरुवार को भारत के हवाई अड्डों पर अपने जेट्स और ड्रोन भेजकर किया है। अगर पाकिस्तान के कम से 4 जेट्स और ड्रोन भारत ने मार गिराए तो समझ सकते हैं कि हमला कितना मारक रहा होगा। इस बीच S-400 और अन्य एयर डिफेंस सिस्टम की भारत को जान माल का नुकसान नहीं हुआ, जिसकी वजह से भारत ने अपना डिफेंस सिस्टम काफ़ी अच्छे से संभाला। भारत को पाकिस्तान के टुकड़े करने का बहाना तो मिल ही गया, जैसा 1971 में ऑपरेशन चंगेज के बाद भारत ने बांग्लादेश बनाकर पाकिस्तान को मात दिया था। भारत ने पाकिस्तान के ऑपरेशन चंगेज के बाद 13 दिनों में पूर्वी पाकिस्तान में निर्णायक जीत हासिल की और ढाका पर कब्जा कर लिया। 73,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के विभाजन की बात अक्सर राजनीतिक बयानबाजी और अटकलों में उठती है, विशेष रूप से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में अलगाववादी आंदोलनों के संदर्भ में। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 27 अप्रैल 2025 को दावा किया कि 2025 के अंत तक पाकिस्तान 4 हिस्सों में बंट जाएगा और योगी आदित्यनाथ ने भी ऐसा ही दावा किया है। हालांकि इन दावों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, पर क्या 1971 के पहले किसी भारतीय या पाकिस्तानी ने सोचा था कि बांग्लादेश अलग देश बनेगा? 2019 से पहले कोई भारतीय ये सोचता था कि कश्मीर से 370 खत्म किया जा सकेगा? आज से 10 साल पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात भी किसी के गले नहीं उतरता था। दरअसल कोई भी ऐतिहासिक कार्य नेतृत्व की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश बनना पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की इच्छा शक्ति का ही कमाल था। इंदिरा ने बांग्लादेश बनाने से पहले राजनेताओं के रिवर्स और बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपनी इच्छा शक्ति का परिचय दे दिया था।
ठीक उसी तरह वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 की समाप्ति, वक्फ संशोधन अधिनियम, 3 तलाक का खात्मा, NRC, नोटबंदी आदि लागू करके अपनी इच्छा शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है। जाहिर है कि एक बार फिर देश को मजबूत और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला नेतृत्व मिला है, इसलिए कुछ भी असंभव को संभव किया जा सकता है। पाकिस्तान में बलूच अलगाववादी आंदोलन जिस तरह आजकल चरम पर है, वो 1971 के पूर्वी पाकिस्तान में चल रहे आंदोलन की याद दिला रहा है। बलूच आर्मी के आगे पाकिस्तानी आर्मी हर रोज मात खा रही है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार बिल्कुल नाम मात्र की रह गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियां अब दमन करने में सक्षम नहीं रह गई है। भारत ने जिस तरह सिंधु जल संधि को स्थगित किया है, वो पाकिस्तान में भविष्य में गृह युद्ध का कारण बन सकता है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आर्थिक और राजनीतिक रूप से उपेक्षित रहा है। यहाँ बलूच नेशनलिस्ट आंदोलन सक्रिय है, जो पाकिस्तान से स्वतंत्रता या अधिक स्वायत्तता की मांग करता है। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे समूह पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध लड़ रहे हैं। बलूच आबादी का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की तरह भारत के लिए अनुकूल स्थिति हो सकती है। बलूचिस्तान में संसाधनों की लूट जैसे ग्वादर पोर्ट और प्राकृतिक गैस ने स्थानीय लोगों से असंतोष बढ़ाया है। इसके साथ ही बलूचिस्तान की सीमा ईरान और अफगानिस्तान से लगती है, जहां से पाकिस्तान को अतिरिक्त दबाव का सामना करना पड़ सकता है। पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा माना जाता है और 1994 में भारतीय संसद ने इसे भारत का अभिन्न हिस्सा घोषित किया था। हाल के वर्षों में पीओके में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण स्थानीय असंतोष बढ़ा है। पीओके में कुछ समूह भारत के साथ एकीकरण का समर्थन करते हैं और हाल के प्रदर्शनों से स्थानीय लोगों का पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा स्पष्ट है। भारत के लिए यहाँ किसी भी कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वैध ठहराना आसान हो सकता है। पीओके भारत की सीमा से सटा हुआ है, जिससे सैन्य अभियानों के लिए लॉजिस्टिक्स आसान हो सकता है। 1971 के पूर्वी पाकिस्तान की तुलना में जो भारत से हजारों मील दूर था। लाइव इंडिया हर पल के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि कैसे बलूचिस्तान की पूरी रिपोर्ट हमने अपने दर्शकों को दी है और क्या वजह है कि अगर ये भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इसमें बलूचिस्तान की आज़ादी का जो है वो भी इतिहास लिखा जाएगा। और बिल्कुल उसी तरीके के हालात बने हुए हैं जिस वक्त पाकिस्तान